हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूगोल से संबंधित, जो कि लुसेंट पे आधारित है। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है, जिसको मैंने अपलोड करा है, ठीक किया है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप सब भूगोल की जानकारी रखते हैं या फिर किसी भी कम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, इसमें मैंने टोटल उन्हीं क्वेश्चनों को ऐड किया है जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक। दोस्तों, उसके पहले हम बता दें कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हाँ, हमें लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी खुशी मिले कि हमें कितने लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सवाल पर। तो हमारा सवाल क्या है? हमारा पहला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक। उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है अनाई मुड़ी, ठीक, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है, ठीक। सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो दोस्तों अब आपको बता दें, पचमंडी, ठीक, पचमंडी को कहा जाता है। और यह है कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक, याद रखिएगा। पचमंडी को कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। लोकतक एक क्या है? ठीक, लोकतक एक दोस्तों झील है, ठीक। झील का नाम है लोकतक, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा झील। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? सबसे बड़ी, ठीक, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ठीक, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता दें, गोविंद सागर, ठीक, क्या है? गोविंद सागर झील, ठीक। ये मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ठीक, दोस्तों जैसे कि नदी है, ठीक, इसी मार्ग के बीच में पाया जाता है शिवसमुद्रम, ठीक। तो दोस्तों कौन सा नदी है? कावेरी नदी, ठीक, कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी के जलमार्ग में पाया जाता है शिवसमुद्रम, ठीक, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? बालटोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? दोस्तों बालटोड़ा हिमनद आपका काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक, काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों उसका नाम है जोग जलप्रपात, ठीक, जोग जलप्रपात, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? ऊंचे क्षेत्रों में लेटोराइट मिट्टी किससे बनी होती है? ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें, अम्लीय से। किससे बनी होती है? अम्लीय से बनी होती है ऊंचे क्षेत्रों में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? लेटोराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आपको बता दें, लेटेराइट मिट्टी आपका आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक, कटिबंधीय जो कटान होते हैं ना, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों इसमें सब टोटल वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें ऑप्शन नहीं, आपको फटने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन सीधे आंसर है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से मतलब ऐड किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनती है? तो दोस्तों आपको बता दें, तालोचन द्वारा, ठीक, कैसे बनती है? तालोचन द्वारा, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक, दोस्तों ये तो आपको सबको पता होगा, हीराकुंड बांध, ठीक, तो काफी लोग इसको जानते होंगे क्योंकि यह ट्रेंडिंग में आता है, ठीक। मगर कहा जाए तो ये हर बार मतलब पूछा जाता है, तो दोस्तों इसको भूलिएगा मत, हीराकुंड बांध है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ठीक, तो दोस्तों सलाल जल विद्युत परियोजना आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक, याद रखिएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? मुलई पेरियार, ठीक, मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के बीच है? ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु और केरल, ठीक,
मुलई पेरियार बांध का झगड़ा जो है वो दो राज्यों के बीच में है, और कौन कौन सा है? तमिलनाडु और केरल, ठीक, इन्हीं दो में झगड़ा है। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? भारत में बिजली की लगातार कमी क्यों हो रही है? ठीक, आपको भी पता है, आपके घर पहले अगर 20 घंटा 22 घंटा लाइट देता होगा, तो इस समय 18 घंटा हो गए हैं। ठीक, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, जबकि इसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ रहा। ठीक, दोस्तों बिजली की उत्पादन तो बढ़ती जा, मतलब मांग जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी उत्पादन नहीं बढ़ रही है। दोस्तों किसी चीज की जब आय बढ़ेगी तभी अगला आपको देगा, तो यही बात है। इसीलिए बिजली जो है मांग का, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन बिजली नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं सवाल पर। किशन गंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद का मुख्य कारण है। इसका नाम क्या है? किशन गंगा। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपको बता दें, तापीय ऊर्जा। ठीक, क्या कहलाती है? तापीय ऊर्जा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? लाचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों लाचर आपका भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नजदीक कौन सा समुद्री बंदरगाह है? तो दोस्तों आपको बता दें, पारादीप बंदरगाह। ठीक, उस बंदरगाह का नाम क्या है? पारादीप बंदरगाह। और कहाँ पे है? राउरकेला। ठीक, राउरकेला आपका कहाँ पड़ेगा? गुजरात उड़ीसा साइड में। ठीक, शायद कंफर्म नहीं है, वो शायद उधर ही पड़ेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पारादीप बंदरगाह। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें, पारादीप और हल्दिया घाट तट है जो, तो पारादीप और हल्दिया बंदरगाह स्थित है भारत के पूर्वी तट पर। याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों कांडला बंदरगाह आपका कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यही बड़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? दोस्तों आपको बता दें, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक, भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को पम्पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। चारागाह को पम्पास कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। उत्तरी अमेरिका में कौन से समशीतोष्ण घास के मैदानों को 10 नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों वह है आपका प्रेयरी। ठीक, क्या है? प्रेयरी। ठीक, याद रखिएगा। इसको 10 नामों से जाना जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? ठीक, उष्णकटिबंधीय को घास को क्या कहा जाता है? घास के स्थल को दोस्तों उसको कहा जाता है सवाना है। ठीक, सवाना है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? शब्द स्टेप किस बायोफील्ड से जुड़ी है? ठीक, तो दोस्तों घास का मैदान। ठीक, घास के मैदान से जुड़ी है शब्द स्टेप। ठीक, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपको बता दें, इंडोनेशिया में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक, याद रखिएगा। कभी पूछे अगर आपसे तो आप इसको इंडोनेशिया लगाइएगा, पाकिस्तान मत लगा दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा इंडोनेशिया में है। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, वन जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें, अभय वन। ठीक, अभय वन कहा जाता है। ठीक, वन जीवों के कल्याण के लिए।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, तो दोस्तों सूर्य में आपका हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। ठीक, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो दोस्तों आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, ये दो गैसें जो हैं आपके उत्तरदायी हैं। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा सवाल है वनावरण कम होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक, तो दोस्तों वनावरण मतलब जो घने जंगल थे तो वह आज कम हो रही है, कट रही है, तो इसका कारण है आपका बढ़ती जनसंख्या। ठीक, जब लोग बढ़ेंगे दोस्तों, ये जंगल है, ठीक, ये जनसंख्या, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पेड़ तो कटेगा, और जब पेड़ कटेगा तो मकान बनेगा, मकान बनेगा नहीं तो रहेंगे कहाँ दोस्त। तो सब तो दोस्तों इसलिए बढ़ती जनसंख्या से केवल एक ही नुकसान है कि दूसरा महंगाई, गरीबी, और तीसरा दूसरा है आपका दोस्तों कि यहाँ पे पेड़ और पौधों की संख्या बहुत कम हो जाएगी अगर आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो। ठीक, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। खैर छोड़िए, लोग तो बढ़ ही रहे हैं दिन प्रतिदिन, हम कर भी क्या सकते हैं, सबके परिवार हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं और पैदे भी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमि का संरक्षण। ठीक, आर्द्र भूमि का संरक्षण, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा सवाल है किस प्राकृतिक प्रदेश अवस्था में समरूपता होती है। ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियों की, ठीक, प्राकृतिक अवस्था में समरूपता होती है। ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, पृथ्वी का सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र कौन सा है। तो दोस्तों है आपका जीवमंडल। ठीक, क्या है, जीवमंडल पृथ्वी का सबसे बड़ा परिस्थितिक तंत्र है। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, किस परिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाता है, बायोमास है। ठीक, तो दोस्तों वन परिस्थितिकी, ठीक, वन परिस्थितिकी में सबसे ज्यादा बायोमास है। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। ठीक, तो दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, ठीक, पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए हमें विशाल क्षेत्र रखना चाहिए वनों के लिए, ताकि वन बना सकें या फिर पेड़ पौधे लगा सकें। ठीक, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, वनों की कटाई से मिट्टी का तेजी से क्षरण होता है, उपसतही जल के प्रभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किसे ये दो कारक सबसे बुरी तरह प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र जो है दोस्तों काफी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, किसे, जो आपका तेजी से वनों की कटाई हो रही है, और वनों की कटाई से दोस्तों जो आपका मिट्टी है वनों का वह क्षरण हो रहे हैं। ठीक, दोस्तों इसी सबसे जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र से ये सब जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा सवाल है बिना आभासी वृक्षों के विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। ठीक, तो दोस्तों टुंड्रा में कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा में बिना आभासी वृक्षों की विरल वनस्पति पाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्रफल उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। तो दोस्तों मात्र 10%, कितना है, मात्र 10% विश्व की भूमि का केवल 10% क्षेत्र आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक,
याद रखिएगा इसको आप। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, किसमें वनों की कटाई की दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वनों की कटाई सबसे ज्यादा है, ठीक। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, सदाबहार किस्म के जंगल कहाँ है? तो दोस्तों वो है केवल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, ठीक, जो भूमध्य रेखा है इन्हीं के क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। संपूर्ण भारत के अंशांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों आपको बता दें 8 डिग्री 4 से, सॉरी 8 से 4, 8.8, 8, 8 डिग्री से 4 से, सॉरी दोस्तों मैं बता नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, 8 सेल्सियस डिग्री, 8/4 सेल्सियस डिग्री है, और एक है 37/6 उत्तरी अक्षांश है, ठीक, याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग भूगोल की जानकारी रखते हैं या फिर जो भूगोल पढ़ते हैं, मैं तो कहूँगा उन्हें जरूर पर्यावरण में घूमना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए पर्यावरण को, ठीक। भारी भारी पहाड़ों पर, ठीक, चट्टानों में। ये अपने भारत ही ऐसा देश है जहाँ आपको हर मौसम में, मतलब आपको जाड़ा गर्मी बरसात मिल जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों 3214 किलोमीटर, ठीक, 3214 किलोमीटर तक विस्तार है, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक आपका 2933 है, ठीक, 2933 है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार का द्वीप समूह स्थित है, ठीक, बंगाल की खाड़ी में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पे है? तो दोस्तों अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, ठीक, अरब सागर में, याद रहे। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो दोस्तों भारत का दक्षिणी छोर आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक, इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों उसका दूसरा नाम है पिगमिलियन, ठीक, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों पिगमिलियन नाम, मिलियन नाम मतलब पॉइंट नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है, कितना है? 2.42% है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट भारत में निवास करता है? तो दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या भारत में 17% निवास करता है, ठीक, विश्व की पूरी संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में 17% लोग निवास करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है, ठीक। तो दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि के 4 जिले हैं, ठीक, 4 जिले हैं, और उसके बाद इसकी किसी भी मतलब जो जिला का सीमा है किसी भी मतलब सीमा से नहीं लगते हैं, ठीक। तो वो है दोस्तों पंडुचेरी, ठीक। अगर आपसे ये भी दोस्तों पूछ ले कि 4 जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, तो आप सीधे लगाइएगा पंडुचेरी पर, ठीक। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है जिलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी, ठीक, लिम्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों कुल्लू घाटी आपका धौला धौलाधार और पीर पंजाली, ठीक, धौलाधार और पीर पंजाली जो है पर स्थित है, ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? तो दोस्तों अरावली पर्वत पर, ठीक, अरावली पर जो है स्थित है। अरावली दोस्तों पहाड़ी पर्वत है, आपको पता ही होगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? ठीक, ये तो आपको पता ही भी होगा दोस्तों। वो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, गैडविन ऑस्टिन क्या है? तो दोस्तों गैडविन ऑस्टिन एक आपका चोटी है, पहाड़ की एक चोटी है, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों उसका दूसरा नाम है हिमाद्री। क्या नाम है उसका? हिमाद्री, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। जो नागा, टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसका नाम है निम्न हिमालय, ठीक, तो जो शामिल श्रृंखलाओं में शामिल है उसका नाम है निम्न हिमालय, ठीक। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों उसका अन्य नाम है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार है आपका लद्दाख का पठार, ठीक, क्या है? लद्दाख का पठार, ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। बगान कृषि का उत्पादन कौन करता है? दोस्तों बगान कृषि का उत्पादन आपका गैर खाद्य फसलें करती हैं, ठीक, गैर खाद्य फसलें करती हैं बगान कृषि का उत्पादन, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों अगर फसलों का क्षेत्रफल देखा जाए तो खदान के क्षेत्रफल का 60 से 70% है, ठीक, कितना है? 60 से 70%, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल था, जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से हैं? तो दोस्तों इसके प्रचुर क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल है, ठीक, कौन है? पश्चिम बंगाल, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में जूट काफी ज्यादा मिलता है, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक फसल सफल रही? ठीक, मतलब सफल रही। दोस्तों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन्हीं तीन राज्यों में हरित क्रांति जो है सर्वाधिक फसल मतलब जो भी है वो सफल रही, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो दोस्तों हरित क्रांति का जो फसल है वो गेहूं से संबंधित है, ठीक, गेहूं जो है हरित क्रांति का फसल है, ठीक, और इन्हीं तीन राज्यों में दोस्तों काफी ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में गेहूं काफी ज्यादा होता है, ठीक। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों HYV को भारत में इस कार्यक्रम को कहा जाता है नई कृषि नीति, ठीक, इसी नाम से जाना जाता है, नई कृषि नीति के नाम से, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को, ठीक, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा, चावल का कटोरा कहा जाता है। और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लड
किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लड आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 70 क्वेश्चन, मतलब 70 सवाल प्रश्न उत्तर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बात मानिए, विश्वास कीजिए, आपका काफी हद तक आपको यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा दोस्तों। आज यही था हमारा टोटल 70 क्वेश्चन अभी भूगोल से संबंधित। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अपनी राय क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, ताकि हम, अगर मेरे अंदर कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको सुधार करूंगा। अगर मेरे वीडियो में कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी होगी तो मैं इसको सुधार करूंगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं, बस इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।